Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित की आज पुण्यतिथि है। पिछले साल दिल का दौरा पड़ने की वजह से 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। 2018 में आई उनकी ऑटोबायोग्राफी सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ में कई सारे किस्से हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे संगीत और फिल्मों की शौकीन शीला दीक्षित ने राजनीति में 3 दशक का एक लंबा सफ़र तय किया। इन किस्सों से हमें ये भी पता चलता है कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी स्ट्रिक्ट अम्मा थी और शाहरुख खान की तगड़ी फ़ैन थी। वो दिलवाले दुल्हनिया इतनी बार देख चुकी थी कि उनके बच्चे उनसे परेशान हो गए थे। तो बात तब की है जब वो करीब 15 साल की रही होंगी और दिल्ली में एक दिन पैदल पैदल चलते वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास 3 मूर्ति पहुंच गई। गार्ड ने उनसे पूछा कि आपको किससे मिलना है। शीला ने कहा कि उन्हें तो पंडित जी से मिलना है, लेकिन गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया। इतनी ही देर में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सफ़ेद अम्बेसडर गाड़ी लेकर गुजर रहे थे। शीला ने उन्हें देखकर वेव किया। पंडित जी ने भी उन्हें देखकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनकी तरफ वेव किया। 15 साल की उस छोटी लड़की को नहीं पता था कि आगे चलकर वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनेगी। दिल्ली लटियंस में साइकिल घुमाने वाली वो लड़की आगे चलकर दिल्ली की ही मुख्यमंत्री बनी और 3 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। देश की राजधानी नई दिल्ली को एक नया रूप देने में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई और वो अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली मेट्रो को मानती रही। एक गैर राजनीतिक पंजाबी परिवार में पली बड़ी शीला का राजनीतिक सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये राजनीतिक सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उनकी शादी कांग्रेस के एक बड़े नेता उमा शंकर दीक्षित के बेटे विनोद से हो गई और आगे चलकर उन्होंने अपने ससुर उमा शंकर दीक्षित से ही राजनीतिक गुर भी सीखे। उमा शंकर उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे। तो विनोद और शीला की लव स्टोरी क्या है वो हम जानते हैं। शीला दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई कर रही थी और हिस्ट्री की उनकी क्लास में विनोद भी उनके सहपाठी हुआ करते थे। दोनों में बहुत बातचीत तो नहीं थी। शीला भी विनोद को लेकर बहुत अच्छी राय नहीं रखती थी। वो सोचती थी कि बड़ा एरोगेंट लड़का है और अपने आप को समझता क्या है। एक बार दोनों के दोस्तों की लड़ाई हो गई और उस लड़ाई को सुलझाने में विनोद और शीला एक दूसरे के नज़दीक आ गए। उसके बाद तो बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को क्लासरूम में ही चिट्ठियाँ लिखा करते थे। शीला अपने घर डीटीसी की बस नंबर 10 से घर जाया करती थी और फिर विनोद ने भी उसी बस से सफ़र शुरू कर दिया उन्हें घर छोड़ने का। एक दिन चांदनी चौक के सामने विनोद ने शीला से कहा कि आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि मुझे वो लड़की मिल गई है। शीला ने पूछा कि कौन सी लड़की। विनोद ने कहा कि जो मेरे सामने बैठी है। शीला को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन घर आकर अपनी बहन के सामने वो खुशी से नाची। शीला बताती हैं कि अपने माता पिता को वो बता नहीं सकी कि विनोद से वो प्रेम करती हैं। फिर वही मिडिल क्लास फैमिलीज़ वाला सवाल आता कि आखिर लड़का करता क्या है। तो शीला सोचती कि मैं क्या कहूँगी, लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है। लेकिन इस प्रपोजल के 2 साल बाद दोनों की शादी हुई और शादी में बड़ी अड़चनें भी आई क्योंकि शीला ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। अड़चनों के बावजूद दोनों की शादी हुई और आगे चलकर विनोद ने आईएएस की परीक्षा क्लियर की और उसमें भी टॉप रैंक हासिल किया। तो ये बात हो गई उनके निजी जीवन की, लेकिन एक महिला के तौर पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा काम किया ये भी हम इस किताब के ज़रिए जान सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है, कभी एलजी हमारी बात नहीं सुनते, तो फलां डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, हम काम करें तो करें कैसे। लेकिन ऐसी ही दिक्कतें तो शीला दीक्षित के साथ भी हुई होंगी जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तनातनी के बीच उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा होगा। तो शीला दीक्षित के अपने खुद के एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि उन्होंने सेंटर के साथ तालमेल कैसे बिठाया। इस किताब में शीला बताती हैं कि अगर उन्हें कोई स्कूल भी खुलवाना होता था तो इसकी परमिशन उन्हें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेनी होती थी, जो कि यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आती है। अगर उन्हें पावर सेक्टर में कोई रिफॉर्म करना होता था तो इसकी परमिशन उन्हें पावर मिनिस्ट्री से लेनी होती थी। इसके अलावा अगर वो सेंट्रल दिल्ली में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने की सोचती तो इसके लिए उन्हें एनडीएमसी से बात करनी होती थी। तो ऐसे में सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि आप हाथ खड़े कर दें और कहें कि ये काम तो नामुमकिन है, और दूसरा ये कि आप नेगोशिएशन करें, कोई बीच का रास्ता निकालें और सोचें कि मुझे एक गुड गवर्नेंस देना है। शीला मुख्यमंत्री बनने के अपने पहले दिन को याद करते हुए कहती हैं कि मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ जब राजभवन जा रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जब श्रीनगर और शिमला में बर्फ़ पड़ती है तो हम दिल्ली वाले यहाँ बैठकर कांपते हैं।
जब हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं तो हम दिल्ली में बैठकर धुआं पी रहे होते हैं। ऐसी दिल्ली जिसका मौसम तक पर कोई जोर नहीं है, वहाँ पर इतने सारे लोगों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना कैसे चाहिए, यानी कि बातचीत करके उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो बताती हैं कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया था और वो अपनी टीम चुनने के लिए भी स्वतंत्र थी। उन्होंने अपनी टीम में अनुभवी व्यक्तियों को रखा, जैसे नरेंद्र नाथ, महेंद्र सिंह, परवेज हाशमी, डॉक्टर AK वालिया। अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी दिनों में भी उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली की बागडोर दे दी और उनके पास 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी आ गई। इस बार उनके सामने चुनावी मैदान में थे भाजपा के मनोज तिवारी। हालांकि इस चुनाव में मनोज तिवारी ने भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन जो पहला काम उन्होंने किया वो ये था कि वो शीला दीक्षित के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। दिल्ली की नई रूपरेखा और विकास की जब बात आती है तो शीला दीक्षित का नाम सबकी जुबान पर अपने आप ही आ जाता है। अगर आपको द प्रिंट का ये नया सेगमेंट अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। द प्रिंट के लिए ज्योति यादव।